I am Sajal and I have mentored almost 200 rankers in last 4-5 years. We know what challenges you face, and that's why Civils Daily follows a personalized, student-centric and evidence-based approach through our mentorship program. Every student is assigned a dedicated mentor who helps you learn and apply the strategies of our past toppers. It has several sub-programs, prelims test series, mains test series, and the most helpful to me has been the mentorship program. मेरा मेंटोर मुझे, मैं 3-4 दिन उनसे टच में नहीं रहूँगा तो मेरे को 4 बजे मैसेज करेंगे, तुम्हारे जो टारगेट्स थे वो तुम्हारे अचीव हुए नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब मैं डिस्कस करता था. So I've been able to comprehensively improve my preparation with this program. रणदीप सर के साथ रह के मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है. मुझे ये भरोसा है कि मैं प्रीलिम्स आने वाले में क्रैक करूँगा. नमस्कार, मेरा नाम हरकीरत सिंह रंधावा है. मैंने 2021-22 के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 10th रैंक हासिल की है. मैं आज आपसे एग्ज़ाम के एक जनरल ओवरव्यू के बारे में बात करना चाहूँगा. जैसे आप जानते हैं, एग्ज़ाम का पहला स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम. प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में एज़ यू नो पेपर 1 इज़ योर जनरल स्टडीज़ GS एंड पेपर 2 इज़ द क्वालिफाइंग CSAT इन विच आपको 33% चाहिए ताकि आपका पेपर 1 चेक हो और पेपर 1 के मेरिट पे ही कट ऑफ के थ्रू आप मेंस राइट करेंगे. GS 1 की जहाँ तक बात है, उसका सिलेबस एक तरह से GS 1, GS 2 और GS 3 के मेंस पेपर्स को कंबाइन करके या उन सब को इससे एक्सट्रैक्ट करके बनाया है, क्योंकि इन प्रिलिमिनरी पेपर 1 यू हैव द इंटायर गैमुट, सारे टॉपिक्स जो हैं GS के, स्टार्टिंग विद योर पॉलिटी टू योर इकोनॉमी टू योर साइंस एंड टेक, जोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, सोशल इश्यूज, स्कीम्स, इज़ क्वाइट वास्ट एंड जनरल करंट अफेयर्स. तो ये पेपर आप दो तरह से देख सकते हैं. एक है कि आप एक स्पेसिफिक प्रिलिमिनरी अप्रोच बनाएं जो आपके मेन अप्रोच से डिस्टिंक्ट हो, तो दो अप्रोच चलें, या जो अप्रोच मैंने फॉलो करी, जो मैं आपको एडवाइस करूंगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी बनाएं. प्रिलिमिनरी आपके मेंस के प्रेपरेशन के अंदर 100%, नॉट हाफ वे बट टोटली इंटीग्रेटेड होना चाहिए. आप जहाँ तक मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसी के साथ साथ उन्हीं टॉपिक्स को प्रिलिमिनरी के लिए तैयार कीजिए और इनमें फ़र्क जानिए. अगर आपके पास कोई टॉपिक है, लेट्स से पॉलिटी का, पॉलिटी में प्रिलिमिनरी के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक डिटेल जानना ज़रूरी है कि कौन किसको अपॉइंट कर सकता है, किसकी पावर्स क्या हैं, कोई स्कीम का अगर क्वेश्चन आता है तो वो स्कीम के प्रोविजंस का क्या हैं, कौन बेनिफिशरी हैं, कौन विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल, विच मिनिस्ट्री. ये सब जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप या तो जानते हैं या नहीं जानते हैं. ये आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंस से शायद ना मिले, जो आप सेम चीज़ मेन एग्ज़ाम में अपने लाइफ एक्सपीरियंस या एक जनरल एग्जांपल्स देके आप एक आंसर बना सकते हैं. प्रिलिमिनरी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और या आप जानेंगे या आप नहीं जानेंगे. अब इसमें थर्ड चीज़ आती है, कुछ क्वेश्चंस में आप कुछ कॉन्फिडेंस तक जानेंगे, आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया होगा कि शायद ये ऑप्शन सही है, शायद ये ऑप्शन थोड़ा कम सही है, ये दोनों तो नहीं पॉसिबल. काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे, इट्स इम्पॉसिबल कि सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए, आपके जानने वाले आएँ. लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी एम्बिग्यूअस. सो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेरी स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं प्रिलिमिनरी के लिए, जिसमें जो मेरे इस अटेम्प्ट में मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो था कि मैंने एग्ज़ाम के दौरान 3 पास लगाए. पहला पास जब मैंने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देखा, पास में मतलब कह रहा हूँ कि मैं उसके थ्रू गया और मैंने सर्कलिंग करी, ऑप्शंस की, उसमें फर्स्ट पास में, फर्स्ट रीड में क्वेश्चन पेपर के मैंने वो सर्कल करे जो मुझे 100% सर्टन थे. सो दैट वाज अराउंड out of 100 questions, something like 50, 55, sometimes 60, your preparation should make you so
so confident that at least out of 100 questions 55 or 60 should be totally known to you. Then on my second reading I went for those which I had left out, जो मैंने पहले रीडिंग में मैंने छोड़ दिए थे क्वेश्चन, मैं दोबारा वापस जाता हूँ और मैं जो भर दिए वो तो भर दिए, अब मैं जो गैप्स बचे हैं उनको दोबारा नई नज़रों से देखता हूँ, क्योंकि कुछ समय कुछ मिनट पास हो गए होते हैं, शायद आधा घंटा, शायद 45 मिनट्स बाद आप वापस लौटें, शायद 1 घंटे बाद, शायद 1.5, एट आपके स्पीड पे डिपेंड करता है, आपके स्पीड और टाइम मैनेजमेंट पे। आप शायद पाएँ कि जो ऑप्शन के आपको शक पड़ रहा था वो आपका शक सही निकला, आपके माइंड में कुछ निकल आया कि नहीं ये तो मैं गलती करने वाला था, फिर आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको कोई एम्बिग्यूअस ऑप्शन था, कोई एक आइडिया था लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था, लेकिन जब आप दूसरी बार प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के थ्रू देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में शायद वो क्लिक कर जाए, शायद वो सर्टन हो जाए। सो उस सेकेंड रीडिंग के थ्रू आप देखिए कितने ऐसे जो बचे हुए क्वेश्चंस थे आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, आपके बेसिस पे आपको इन द एग्ज़ाम हॉल आपको अपनी परफॉर्मेंस वहीं पे देखनी पड़ेगी कि आपके सर्टन जो क्वेश्चंस हैं 100% जो आपके क्लियर हैं क्वेश्चंस, वो कितने हैं, आर दे इनफ टू अलाउ यू टू टेक रिस्क। अगर आपके क्वेश्चंस कुछ हद से आगे जा रहे हैं तो आपको अगर लगता है कि रिस्क लेना आपके फ़ायदे में है तो वो आप जज करके लें और बहुत सोच समझ कर लें। अगर आपको लग रहा है कि शायद रिस्क लेने से आपके जो बने बनाए क्वेश्चन हैं, जो आपके सर्टन हैं, कहीं उन पे ना पानी पड़ जाए कि आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 से उसका बेनिफिट भी चला जाए, ये आपको उसी टाइम एग्ज़ाम हॉल में डिसाइड करना है। तो ये पहले नहीं हो सकता, ये उस एग्ज़ाम के दिन, उस एग्ज़ाम के टाइम पे आपके जो फर्स्ट रीड थ्रू में फर्स्ट जो सर्कलिंग आपने करी बबल्स की, उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, उसी के बेसिस पे सेकंड रीड थ्रू में, सेकंड पास में आप उसको समझें कि आप कितना रिस्क लेंगे। और फिर तीसरा मैंने कहा था कि जब आपसे लेट्स से 100 में से 55-60 क्वेश्चंस आपके सर्टन थे, मे बी यू टुक 10-15 मोर, आपने चांस ले लिया उन पर। थर्ड एंड फाइनल पास जो आपके आखिरी घंटे या आखिरी 30 मिनट्स 40 मिनट्स में मैं एडवाइस करूँगा कि जो फाइनली बच गए हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता या याद नहीं आ रहा, या आप बिल्कुल नहीं कुछ यू आर नॉट गेटिंग एनी फुटहोल्ड, वहाँ पर फिर आप उनमें से गिने चुने क्वेश्चंस, थोड़ा सा अपना परसेप्शन और फिर थोड़ा लक आप सोचकर एडवांस करें। शायद आप 5 ऐसे क्वेश्चन करें, शायद 3 करें, शायद कोई भी ना करें, पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि तीसरे रीड थ्रू में आपको शायद यू माइट गेट 1 or 2 क्वेश्चंस, बिकॉज टाइम एलैप्स होता है, आपके ब्रेन में जो एक क्यू गया था कि इसका आंसर क्या है, कई बार एकदम से आपको शायद ना आए, क्या पता आप वो बाकी क्वेश्चंस तब तक सॉल्व करें और वापस पहुँचें, तब तक आपके ब्रेन में वो क्लिक कर जाए। सो दीज 3 passes फॉर द प्रिलिमिनरी। जहाँ तक सिलेबस है प्रिलिमिनरी का, आई वुड सजेस्ट यू यूज़ नॉट जस्ट standard books, like standard books, for example, in polity you have Lakshmikant, or in geography, world geography, you have G.C. Leong. This list is very available to everyone, but I would suggest जो preliminary exam का रवैया अब चेंज हुआ है, उसमें आपको थोड़ा सा हायर ऑर्डर का एक अंडरस्टैंडिंग लाना इम्पॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि आप अगर अखबार तो पढ़ें ही पढ़ें, जो कम से कम 2 पेपर्स तो आई वुड सजेस्ट एवरी डे यू शुड रीड। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, अगर आप में इतनी हार्ड वर्क करने की क्षमता है कि आप रोज़ के पेपर से नोट्स बनाएं, तो फिर आप ज़रूर करें, इफ़ दैट इज़ योर कैपेबिलिटी। इफ़ यू थिंक कि उससे आपको मेमोराइज और अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि उससे आप फिर बहुत टाइम उसमें डाल देंगे, इवन रीडिंग इट इवन वंस, प्रेफरेबली ट्वाइस और थ्राइस, बट इफ़ यू रीड इट वंस, एक बार अगर आपने इंटरेस्ट से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, तो वो आपके माइंड में स्टिक कर जाना चाहिए। नॉट एज जस्ट सिलेबस, बट आप जैसे एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप दुनिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपको हमेशा उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप
ये ना सोचे कि मुझे ये याद नहीं हुआ, मुझे अब इसको रिवाइज़ करते रहना। आप अपने माइंड को ट्रस्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रिवाइज़ ना करें, ज़रूर रिवाइज़ करें, लेकिन अपने बैलेंस को ढूंढिए। कोई भी अगर आपको, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि आप ऐसे करें या आप तब पढ़ें या आप वो, दैट विल नॉट वर्क। आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका स्टाइल है, आपका जो अप्रोच है, यूनिक अप्रोच होगा आपका स्कूल में, कॉलेज में। यू मस्ट हैव डन समथिंग, आपने किसी तरीके से तो हैंडल किया एकेडमिक्स को, आपके चैलेंजेस को। आप उस अप्रोच को यूज़ करें। किसी और के कहने पे अगर आप चलेंगे तो यू विल फाइंड कि आप ना तो उस तरफ ज़्यादा चल पाएंगे, ना आप अपने स्ट्रेंथ को प्ले अप कर पाएंगे। अपने स्ट्रेंथ ढूंढिए और उस पर मूव करें। अब आते हैं मेन एग्जामिनेशन पे। जब आपका प्रिलिमिनरी होपफुली क्लियर हो जाए तो आप अब फेस करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर्स, ऑप्शनल पेपर्स, ऐसे पेपर्स एंड कंपलसरी पेपर्स। नाउ जनरल स्टडीज़ 1 के अंदर आपका सिलेबस है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी की थ्योरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एंड साथ में कुछ छोटे टॉपिक्स हैं लाइक सोसाइटी के, अर्बनाइजेशन, विमेंस ग्रोथ, विमेंस इश्यूज, विमेंस मूवमेंट्स। GS 1 की जहाँ तक बात है, इसमें जो स्ट्रैटेजी मैं कहूँगा कि जो बड़े टॉपिक्स हैं, जो हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के, इनके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स पहले करें, ज़रूर करें। एनीथिंग यू कैन फाइंड ऑन दीज बुक्स इज़ यूज़फुल बिकॉज दे विल, आपका फाउंडेशन बन जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन GS 1 से आएगा तो आप टेक्स्ट बुक्स के बेसिस पे, स्टैंडर्ड बुक्स के बेसिस पे उस पर डील कर सकेंगे। GS 2 की जहाँ तक बात है, उसमें आपका हाफ पेपर इज़ अराउंड पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस एंड हाफ पेपर से थोड़ा सा कम अराउंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इन दैट मैं आपको कहूँगा कि आप अप्रोच अपनी न्यूज़पेपर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करें उसमें। GS 2 के अंदर स्पेशली एडिटोरियल्स का बहुत रोल है, अनलाइक प्रिलिमिनरी जहाँ पे आपको सिर्फ फैक्ट्स जानने हैं। GS पेपर्स जनरली एंड GS 2 इन स्पेसिफिक, इसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक आपका ओपिनियन मैटर करता है। आपने कहीं से पढ़ा, वो आपके आंसर को 4 चांद लगा देगा। इसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनकी आप लिस्ट बनाएं। आप नेट से एक सोर्स लिस्ट बनाएं, जैसे विकीपीडिया है, या अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके मटेरियल्स आप यूज़ करें। वो आप स्टेप बाय स्टेप वो जो सिलेबस UPSC ने पब्लिश किया है उसके बेसिस पे अपनी प्रेपरेशन करें। नोट्स बनाने हैं या आपने रीडिंग करनी है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। GS 3 इज़ मोस्ट ट्रिकी, सबसे टफ़ और ट्रिकी पेपर GS 3 है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें आपके एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक। सो दिस इज़ अ वास्ट टॉपिक, वास्ट सेट ऑफ टॉपिक्स। इस पेपर के लिए मैं कहूँगा कि आपकी जनरल करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर सो देन योर ओपिनियंस और एनी सच पर्सपेक्टिव कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसके लिए I would again suggest a list of sources including coaching institutes, their materials, their magazines. If you can get some sort of guidance on economy, on these topics from magazines of a more specific nature like Business Standard अगर आप पढ़ लें, हिंदू बिजनेस, ऐसे स्पेसिफिक पेपर्स जो इकोनॉमी पे हैं, तो आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा उसमें, and that can help you in GS 3. GS 4 is ethics, integrity, aptitude. This is split between half being theory. Theory जहाँ तक है इसमें ethics की, मैं आपको कहूँगा कि या तो आप लेक्सिकॉन की बुक देखें या कोचिंग के मटेरियल्स बहुत सारे हैं। Vision is good, quite a few are there. You can see some value added materials by Vision, वो आप कर लें, that should be enough. उसका second part जो है GS 4 का, case studies. Case studies are born out of experience. A good case study will only come when you have experience in writing it. आप जो फॉर्मेट है उसको ध्यान से समझें, पहले स्टेक होल्डर्स, पहले इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें, फिर ऑप्शंस दें, ये आप जानते हैं। लेकिन इसमें मैं एक सजेशन अपनी तरफ से देना चाहूँगा, जो मेरे साथ शायद इस अटैम्प्ट में एक थोड़ी सी कमी रह गई, कि मैंने GS 4 में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पुअर कर दिया, क्योंकि मैंने केस स्टडीज़ के लिए सफिशेंट टाइम नहीं छोड़ा, मैंने थ्योरी में बहुत टाइम लगा दिया।
तो केस स्टडी में टाइम ज़्यादा चाहिए, केस स्टडी अच्छे से हो जाए तो नंबर अच्छे आ सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू बी वेरी केयरफुल फॉर टाइम मैनेजमेंट इन GS4। जहाँ तक इन चारों पेपर्स की बात है, इनके अंदर जो सोर्स लिस्ट की मैं बात कर रहा था इंडिविजुअली, मैं आपको अब बताता हूँ। वेबसाइट्स में विकीपीडिया वहाँ तक यूज़फुल है जहाँ तक आपको कोई अच्छा सोर्स दिखता है, साइटेशन है, एंड वो आर्टिकल एक स्टैंडर्ड आर्टिकल है, किसी ने चेंज नहीं किया। विकीपीडिया के अलावा अगर आप कोई इंसाइक्लोपीडिया चाहें, एनी टाइप, यू कैन यूज़ विच एवर सोर्स इन दैट सेंस। यू कैन ऑल्सो यूज़ गूगल। आपके सामने अगर कोई टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ GS3 का, तो आप गूगल पे जाएं, वो टाइप करें एंड आपको जो भी दिखता है उसको पढ़ लें। फर्स्ट पेज पे रिजल्ट्स के जो आएगा, कोई डेटा है, कोई स्कॉलर है, एनीथिंग, आप उसे समझें, अपने माइंड में इंटीग्रेट करें, चाहे नोट्स बना के चाहे पढ़ के, वो आपके ऊपर है। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स की जहाँ तक बात है, आई वुड सजेस्ट डोंट स्टिक टू जस्ट वन, एटलीस्ट टू। मेरा पर्सनल जो इस अटेम्प्ट में मेथड रहा था कि मैं कम से कम भी 4 से 5 पेपर्स, सम डेज़ 5, सम डेज़ 4, आई वुड ट्राई टू रीड ऑन द इंटरनेट इफ़ पॉसिबल। एंड इसके अलावा अगर कोई पीरियोडिकल या मैगज़ीन, जैसे मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल था जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूँगा, उसमें मैंने पाया कि एक डिप्लोमैट मैगज़ीन या फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन या एनी ऑफ दीज, दे कैन बी हेल्पफुल, या आपको एक एज दें। एक इनवैल्यूएबल बहुत वैल्यूएबल सोर्स मैं बताऊंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कंपाइलेशंस, क्योंकि इनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI है वो प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, दे गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस, और वो आपको लेट्स से एक मंथ का एक जगह पे दे विल गिव यू हर टॉपिक का कुछ ना कुछ एक बुलेट, एक बाइट, तो आपको एक पर्सपेक्टिव आ जाएगा। चाहे अगर आप अखबार ना पढ़ सकें, अगर आपको टाइम ना मिला, या लेट्स से आप अगर ये प्रीलिम दे रहे हैं जो अभी आया है, जो 5th को आ रहा है, आपके पास अगर बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप जो लेटेस्ट कॉम्पाइलेशंस आप पकड़ सकते हैं कहीं से भी नेट पे। द इंस्टीट्यूट्स देमसेल्व्स आल्सो पुट देम आउट मंथलीज, और समटाइम्स कोई प्रीलिम स्पेशल भी आते हैं, वो ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अब GS के अलावा essay पेपर, essay is very important because it can be very very scoring and it can also take you up and down because there's a huge variation here, not just that it's scoring, the range is big here. So essay में 2 essays हैं, इसमें सबसे important है choice। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे दोनों में, आप वो ही essay चूज़ करें सोच समझ के जिसके लिए आपके पास sufficient examples हैं, काफ़ी ज़्यादा एक बैकग्राउंड अवेयरनेस हैं, कोई स्कॉलर हैं, कोई थिंकर हैं, या आपका अपना लाइफ एक्सपीरियंस है। यहाँ तक मैं आपको एसे में कहूँगा कि आप जितना भी अनकन्वेंशनल हो सकते हैं आप ट्राई करें। मैंने इस एसे में फॉर एग्ज़ाम्पल आई कोटेड फ्रॉम मूवी से कोट किया, बुक से कोट किया, कभी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस डाल दिए, कभी हिस्टोरिकल कंपैरिजन डाले। प्लीज़ उसमें ऐसे में ये ना सोचें कि ये GS है, फैक्ट्स एंड फिगर्स दे के ऐसे एक सिंपल सा आंसर नहीं प्रेजेंट करना। वहाँ पे आप एक फ़्लो बनाएं, एक आर्ग्यूमेंट बनाएं जिसमें लय हो, जिसमें एक क्वालिटी हो, जो पढ़ने वाला हो उसे कोई एक मैसेज आए, एक सम सॉर्ट ऑफ मीनिंग, ना कि सिर्फ सेपरेट पेजेस पे अनलिंक्ड not flowing type of arguments. You should have a theme and it should stick through the whole essay, and दोनों essays में I would advise make them as different as possible. अगर essays आपको लगता है कि आपके दोनों essay की choice ऐसी है कि examples overlap कर रहे हैं या वो बहुत नज़दीक आ गए topic में, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जो दूसरा essay है वो पहले essay से जितना दूर हो सके, जितना opposed हो चुके, जितना डिफरेंट हो, उतना आपके फ़ायदे में जाएगा, क्योंकि फिर आप विभिन्न तरह के एग्जाम्पल देंगे। यू विल बी एबल टू गिव डाइवर्सिटी। एग्जामिनर भी इंसान है हमारी तरह, वो भी चेक करता है, उसे भी अच्छा लगेगा कि आपने एक तरफ लेट्स से इकोनॉमिक्स पे या सोसाइटी पे एक ऐसे लिखा, अदर साइड पे आपने एथिक्स या मोरालिटी पे लिखा। उससे आपके माइंड का, आपके पर्सपेक्टिव का एक बहुत ब्रॉड व्यू दिखेगा। सो दैट वुड बी माई एडवाइस। टाइम मैनेजमेंट जो सब पेपरों में मैं कहूँगा कि
time management is the difference between appearing for interview and not appearing for interview, because इस attempt में मेरा one of the big differences कि मैंने GS में optional में तो ज़रूर, लेकिन GS के पेपरों में मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं किसी ना किसी तरह से 20 के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लूँ, बिकॉज ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है और अदर एस्पायरेंट्स भी ये इशू फेस करते हैं कि आप पेपर में यू फेस द पेपर एंड पहले 5 या 10 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे आंसर कर देते हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छे आंसर करते हैं और उसमें टाइम आपका एक्सेसिव लग जाता है, आपने उसमें एग्जाम्पल दे दिए, ज़्यादा वर्ड लिमिट क्रॉस कर दी। व्हाट विल हैपन इज़ आपके 20 में से जो लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं या लास्ट 6 या 7, इट कैन बी मोर इवन, या तो आप वर्स्ट केस सिनारियो आप उनको छोड़ देंगे, फिर आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। दूसरा है कि आप उनको जल्दी जल्दी से लो क्वालिटी में आंसर करें। अगर आप ऐसा पाएँ अपने आप को, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इट इज़ बेटर कि आप सारे के सारे आंसर्स करें। क्वालिटी में आप परफेक्शनिज्म ना करें, ये कोशिश ना करें कि आंसर परफेक्ट होंगे, कि मैं सब कुछ डाल दूंगा जो मैं जानता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, मैं एग्जामिनर को इस क्वेश्चन में इतना इम्प्रेस करूँगा। ऐसा नहीं होगा, वो आपको शायद थोड़े से नंबर ज़्यादा दे देगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके चक्कर में आपका इतना ज़्यादा टाइम लॉस रहेगा दैट यू विल फेस ए प्रॉब्लम इन कंप्लीटिंग। नाउ एज फार एज योर जनरल स्टडीज़ के साथ साथ एसे, you also have 2 compulsory papers. In those I would suggest उनको please seriously लें। जैसे मेरा इंग्लिश मीडियम एजुकेशन था, तो मेरे लिए हिंदी में बात करना या हिंदी में लिखना इतना आसान नहीं है जितना इंग्लिश में है, इसलिए अगर आप मेरी तरह हैं तो आप प्लीज़ हिंदी को लाइटली ना लें, हिंदी का रिस्पेक्ट करें। हिंदी के पेपर के लिए आपको 600 शब्द का निबंध लिखना है, उसकी प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए। हिंदी की राइटिंग की स्पीड अपनी आप टेस्ट करें, बढ़ाएं, मात्राएं जो आपने स्कूल में पढ़ी थी वो एक बार दोबारा पढ़ लें, ताकि आप वो जो छोटे से मुहावरे एंड दोज लिटिल कंपैरिजन्स, वो आप उसकी कुछ बुक्स आपको मिल जाएंगी मार्केट में, वो कोई इशू नहीं है हिंदी की। बट आई विल अगेन सजेस्ट, इफ़ यू आर नॉट गुड इन हिंदी और इफ़ यू आर अ लिटिल रस्टी एंड यू आर ओवरली रिलायंट ऑन इंग्लिश, प्लीज़ हिंदी पे फोकस करें, नहीं तो आपको वो प्रॉब्लम कर सकता है। सेम विद पीपल ऑफ हिंदी मीडियम हु हैव टू राइट इंग्लिश, वी प्लीज़ ट्राई टू वर्क ऑन द राइटिंग स्पीड एंड ट्राई टू ब्रश अप ऑन सम ऑफ द few examples of words and filling in blanks, so that आपको ये पेपर बिल्कुल इशू ना करें, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ फिर अपनी परफॉर्मेंस पे हो, ये आप सेटल कर लें। एज़ फार एज़ मेरा जो ये अटैम्प्ट था, इसका फ़र्क लास्ट अटैम्प्ट से मेन एग्ज़ाम में क्यों पड़ा या प्रीलिम में भी क्यों पड़ा। प्री में तो मैं कहूँगा कि मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे अराउंड 85-86। अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर दें अपने लेवल, आपके जो नॉलेज लेवल से, आप रिस्क ले रहे हैं। अगर आप 90, 95, 100 पे जाते हैं तो दैट कैन बी हार्मफुल। मैंने इस बार बहुत ही कैलिब्रेटेड रिस्क लिया और मैंने ओवर अटैम्प्ट नहीं किया, इसका मुझे प्री में फ़ायदा हुआ। मेन एग्ज़ाम में लाइक आई सेड, आप विभिन्न सोर्सेज पढ़ें, जितना स्प्रेड आपको करना है अपने माइंड को ओपन करें, कोई बैरियर ना डालें इस टॉपिक के बीच में, इस टॉपिक के बीच में आप लिंक करें, आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ तक बात है आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस की, मैं कहूँगा कि इसमें आप किसी भी सोर्स के ऊपर प्योरली रिलाई ना करें। कोई भी नोट्स जो मार्केट से मिलते हैं, कोई भी स्पेसिफिक एक बुक, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, दूसरे लोग मैं जानता हूँ उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है। माई एक्सपीरियंस इज़ दैट यूपीएससी ने अब थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबिलिटी, थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स दे हैव इंक्रीज्ड। सो एक सोर्स पे रहना आपके लिए थोड़ा सा डैमेजिंग हो सकता है अगर उसके अंदर से आपको क्वेश्चंस ना आए। सो स्प्रेड आउट करें। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, इंटरव्यू इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग स्टेज। हम सब जानते हैं कि हर कोई चाहता है कि वो सूट या साड़ी डाल के यूपीएससी जाएं एंड यू फेस द मेंबर्स एंड यू रियलाइज़ के आप आखिरी स्टेज पे आके पहुँचे हैं, अब आपके सामने एक बैरियर है। इंटरव्यू के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग या आपकी बॉडी लैंग्वेज या जिस तरह आप
लोगों से डील करते हैं, अगर आपको उसमें कोई कमी नज़र आती है या आपको लगता है कि आप में कोई हेजिटेशन है, तो आप मॉक इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाएं। मैंने पर्सनली मॉक इंटरव्यू नहीं करी थी क्योंकि मुझे लगा था कि मैं शायद अगर फ्रेश यूपीएससी के सामने अपीयर हूँ तो मे बी आई कुड बी अ बिट मोर ऑथेंटिक, कि मैं अपना असली नज़रिया शायद सामने रखूँ, तो मुझे शायद उसका फ़ायदा हुआ। अगर आपको लगे कि आपको मॉक इंटरव्यूज़ देनी है, अगर आपको अपना इंटरव्यू का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज चेंज करना, तो आप ज़रूर दें। इंटरव्यू के दिन मैं आपको एज यू नो क्लोथ्स एंड एटिकेट एंड हाइजीन दैट एवरीवन नोज़, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल काम रहें, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें। प्लीज़ डोंट ट्राई टू मग अप एनीथिंग, प्लीज़ डोंट ट्राई टू सडनली रीड समथिंग न्यूज़पेपर से, या आप उस दिन आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें। उस दिन आप अपने बोर्ड के सामने जाने के लिए एक्साइटेड रहें। डू नॉट बी अफ्रेड, उनसे ना डरें, कोई डरने की बात नहीं है। वो आपसे बहुत फ्रेंडली बात करेंगे। मुझे भी थोड़ा सा अप्रेंशन था क्योंकि मेरे 6 अटेम्प्ट्स में ये मेरा एक लौता इंटरव्यू था, एक आखिरी बस मेरा चांस था, इसी में इंटरव्यू आया। तो मुझे बहुत एक हद तक आई हैड एंग्जाइटी कि एक ही इंटरव्यू है मेरे पास, अगर इसमें मैंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो फिर क्या करूँ। आई विल से कि धीरे धीरे मैंने जब यूपीएससी में गया, मैंने और लोगों का इंटरव्यू होते देखा, तो मैंने समझा कि ये एग्ज़ाम का सबसे एक तरह से इजी पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये इंटरव्यू एज सच तो है, इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट। आपकी पर्सनैलिटी एकदम से नहीं बनाई है आपने, आपके मदर फादर के इन्फ्लुएंस, आपके फैमिली का, आपका अपना लाइफ एक्सपीरियंस, इन सब ने मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनाई है। और आप अपनी पर्सनैलिटी को प्लीज़ छुपाइए मत, प्लीज़ किसी और की तरह बनने की कोशिश ना करें, अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश ना करें। आप जो हैं वैसे ही अपीयर कीजिए, मन में, अपनी सोच में, अपने विचार में। मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू बोर्ड आपकी सिंसियरिटी को, आपके ऑनेस्टी को देख पाएगा, और आप अगर उनसे अपने सोच विचार मिला पाएँ, अगर आप ओपनली बात कर सकें, डरे ना। अगर वो आपसे कुछ ऐसे बात करते हैं कि उन्होंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा और उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, या आप ये बात सही नहीं कर रहे हैं, या इसमें आपने ये नहीं बोला, प्लीज़ आप अपनी बात पे अड़े रहिए। ये कभी मत कहिए कि नहीं सर मैं गलत था, ये होना चाहिए, आप सही कह रहे हैं। आपने जो कहा, आपके मुंह से जो शब्द निकले, आप उन्हें डिफेंड करें। आप प्लीज़ पीछे ना हटें, बी कॉन्फिडेंट, एंड कोई भी नो सॉर्ट ऑफ कम्प्लेक्स शुड बी देयर, नो बैरियर। आपको कभी नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, वो करेगा, मैं ऐसा नहीं वैसा। कोई भी कर सकता है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर जाएं, आप लास्ट में करें, आप बीच में करें, कोई ऑप्शनल लें, कोई बैरियर नहीं है। आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी फैमिली की विशेज़, गॉड की ब्लेसिंग, और I will also pray for anyone who give the exam honestly, sincerely. I hope that you succeed. मैं चाहता हूँ कि आप इस अटैम्प्ट में, जिस अटैम्प्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं, आने वाला प्रीलिम, नेक्स्ट, या जब भी अगर आप दें सच्चे दिल से, तो आप क्लियर हो जाएं और अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।